हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। तो हम लोग फिर से एक बार जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल एडू एम्पायर पर स्वागत करते हैं। तो चलिए देखिए, आज हम लोग कवर अप करेंगे एक रियल नंबर का पार्ट 3 हम लोग का है, लेक्चर नंबर 3 है। और हम लोग बहुत जल्द ही इस चैप्टर को अब अंत की तरफ पहुंचने वाले हैं। पिछला 2 लेक्चर उम्मीद है कि आप देख चुके होंगे, और वो देखने के बाद ही इस लेक्चर को आप देखिएगा तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। और नहीं तो अगर आप इरेशनल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का तीसरा लेक्चर है और क्लास 10th के चैप्टर 1 का, जिसका नाम है रियल नंबर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लेक्चर नंबर आपका 3 है और रियल नंबर का। तो सबसे पहला चीज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि हम लोग रिकैप में पीछे में क्या क्या पढ़े। तो देखिए, हम लोग पीछे में अभी पढ़ के आ रहे हैं। सबसे पहला थोड़ा सा 2 मिनट का रिकैप करेंगे कि ताकि आपका भी याद आ जाए कि आप क्या क्या पढ़ के आ रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़े थे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में जाने थे कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको यूनिकली प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। यूनिकली प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे मान लिया कि 12 है तो 12 का आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3। ये जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टराइजेशन है 12 का, 2 × 2 × 3। अब ये 12 के अलावा और किसी नंबर का आप नहीं लिख सकते हैं। इसी का वैल्यू बस 12 ही हो सकता है। तो वही चीज आपका थ्योरम में था, जिसका हेल्प से हम लोग एचसीएफ एलसीएम के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। उस लेक्चर में और भी हम लोग बातें किए थे कि अगर 6 का पावर n है तो वो नेवर इंड विथ डिजिट 0, नेवर इंड विथ डिजिट 0, क्योंकि अगर कोई भी नंबर 0 से अंत करता है तो उसके फैक्टर में 2 और 5 होना जरूरी होता है। ये सब चीजों का हम लोग बात किए थे। जैसे कि अब इसका प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 3 आएगा, 2 × 3 का पावर n। तो 2 और 3 है तो 5 नहीं होने के कारण ये कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकता है। तो ये सब हम लोग बातें किए थे। एचसीएफ एलसीएम का हम लोग बातें किए थे, एचसीएफ और एलसीएम का बात किए थे। एक फॉर्मूला हम लोग देखे थे कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इनटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, सेम नंबर होना चाहिए। तो ये सब बात तो हम लोग किए थे। इस पे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम वगैरह क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं। पिछला 2 लेक्चर में लगभग 1-1 घंटा का दोनों लेक्चर है, आप उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। और उससे ज्यादा आपको कुछ मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है अगर वो 2 वीडियो आप देख लिए होंगे तो। नहीं देखें तो एक बार प्लीज उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आज हम लोग का उम्मीद है कि अंतिम लेक्चर होगा और इसके अगले एक लेक्चर में हम लोग फिर से एक बार पूरा रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, आज के इस सेशन को, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है कि इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, आप बहुत पहले क्या, आप पिछले साल क्लास 9th के जब चैप्टर 1 पढ़ रहे होंगे तो नंबर सिस्टम जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पर पढ़े होंगे कि देखिए, जब आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो एक रेशनल नंबर पढ़े होंगे और रेशनल नंबर के बाद आप 2 टाइप ऑफ रेशनल नंबर, 2 टाइप पढ़े होंगे रेशनल नंबर का, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या? दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। थोड़ा सा पीछे से हम आपकी कहानी की शुरुआत कर रहे हैं। तो रेशनल नंबर में आप 2 टाइप का बात किए होंगे, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत सारी चीजें इसमें किए होंगे आप, विदाउट एक्चुअल डिवीजन टर्मिनेटिंग कैसे पहचानेंगे, टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे कि 2/5 है, ये सब क्या है? टर्मिनेटिंग है, जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 केवल होना चाहिए। तो वैसे नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कहते हैं।
नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो जो अपने आप को रिपीट करने लगता है, जैसे कि 1/3, 2/9, ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब कि इसका एक और नाम है रिपीटिंग भी कहा जाता है, रिपीटिंग रेशनल नंबर, या फिर रेकरिंग भी कहा जाता है। तो ये सब आपकी पीछे की नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, आप ये सबसे कहीं ना कहीं जानते होंगे, कहीं ना कहीं सुने होंगे, कहीं ना कहीं देखे होंगे, इस पर सवाल किए होंगे। आगे हम लोग आज इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं, और वो टॉपिक का नाम है हम लोग का क्या, इरेशनल नंबर। क्या होता है इरेशनल नंबर, और यही इरेशनल नंबर का बात करें तो एकदम सिंपल सा डिफिनीशन, ठीक है, ये हम लोग इस डिफिनीशन का भी बात करेंगे। तो देखिए इरेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या है, एकदम सिंपल में बोलिएगा तो जो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इज डिफाइंड एज इरेशनल नंबर, जो ना ही टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिपीटिंग होगा, दोनों में से जब कुछ भी नहीं होगा तो वो जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर। नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इज डिफाइंड एज इरेशनल नंबर। ठीक है, हम लोग बातें करते हैं। तो सबसे पहला चीज आपके इसमें सिलेबस में क्या क्या आएगा, क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो टॉपिक हम लोग जो आज कवर करेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक आपको कवर होगा वो होगा इरेशनल। क्या होता है इरेशनल नंबर। दूसरा टॉपिक हम लोग बात करेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर का प्रूफ। जैसे कि आपके सिलेबस में आ गया है, आप देख भी लिए होंगे, √2, √3, √5, ये हमको पता है कि ये सब इरेशनल नंबर है। जब हम डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को एकदम क्लियर है, लेकिन फिर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, √2 इरेशनल नंबर है तो उसको प्रूफ तो करिए, कि यही आपकी सिलेबस है, यही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। यहाँ से क्वेश्चन आपके पक्का आते हैं, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि प्रूफ √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसी बार के एग्जाम का पेपर आप उठाकर देख लीजिएगा, एक सेट में पूछा गया है प्रूफ √3 इज एन इरेशनल नंबर, √3 को पूछा गया है। तो चांसेस बनते हैं कि आपके समय में √5 पूछ ले, √2 पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो क्यों ना हम लोग उसके लिए पहले से ही तैयार रहे। तो चलिए, इसके बाद हम लोग एक टॉपिक और बात करेंगे कि इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर। तो यही 3 टॉपिक का हम लोग चर्चा करेंगे, और आपका ये टॉपिक चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हम लोग बाकी जितना भी बातें हैं चैप्टर 1 का, वो पिछला 2 लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे और बेहतरीन ढंग से कंप्लीट किए हैं। आप उस लेक्चर को जरूर एक बार देखिएगा, तब आप अनुभव करिएगा कि हम लोग हर एक चीज को तोड़ तोड़ के समझ चुके हैं। तो देखिए, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आइए हम लोग अपने टॉपिक में रहते हैं। ये पीछे का आपका कहानी था, बैकग्राउंड था, जिसका हम लोग थोड़ा सा आपको याद दिलाने की हम कोशिश किए, और उम्मीद है कि आप याद आ गया होगा। आगे तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर। क्या है इरेशनल नंबर, क्या होता है इरेशनल। तो देखिए, रेशनल के बाद रेशनल के 2 टाइप जो आप पढ़े हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जब उस दोनों में से कोई नहीं होता है तो वो हो जाता है इरेशनल नंबर। मतलब नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इज डिफाइंड एज इरेशनल नंबर। बस छोटा सा डिफिनीशन है। देखिए, अगर एक लाइन में आप याद करना चाहें इरेशनल नंबर को, तो बस इतना बोल दीजिए कि नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इज डिफाइंड एज इरेशनल नंबर। जो ना ही अपने आप को टर्मिनेट करे, मतलब जब आप उसके डिनोमिनेटर से उसमें डिवाइड करें
तो वो कुछ पॉइंट जाने के बाद वो स्टॉप ना हो। टर्मिनेटिंग का यही तो मतलब होता है कि वो आगे एक पॉइंट जाने के बाद स्टॉप हो जाता है। और नॉन रिपीटिंग मतलब वो रिपीट भी ना करे, मतलब स्टॉप नहीं हुआ तो दो काम, स्टॉप हो गया तो टर्मिनेटिंग, स्टॉप नहीं हुआ तो दो काम, या तो अपने आप को रिपीट करेगा या बिना रिपीट के चलेगा। तो रिपीट कर दिया तो रिपीटिंग रेशनल हो गया। और जब वो भी नहीं करेगा तो ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही रुक रहा है, न रुकेंगे न रिपीट करेंगे, तो किस में जाएंगे? तो वो चले जाएंगे इरेशनल नंबर में। इतना बात आप गांठ बांध लीजिए, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। इस तरह के क्या एग्जाम्पल क्या होगा भैया? तो एग्जाम्पल इस सब के देखिए, जितना भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, क्या? नॉन परफेक्ट क्यूब रूट आपका। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल जैसे इस तरह के 0.1, 0.001, 0.001, 0.00001, ये ऐसे आगे ये ना रिपीट कर रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है ना रुक रहा है। पहले तो रुक तो नहीं रहा है, ये डॉट 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 मारा हुआ है। रिपीट भी कहां कर रहे हैं? एक के बाद एक जीरो, फिर एक के बाद दो गो जीरो, एक के बाद तीन गो जीरो। तो इस तरह से जब आने लगे तो इस तरह के नंबर को भी हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके अलावा और भी जो भी आपके मन में आ रहा है, 0.01, 0.011101110111110, कुछ भी 222, 333, कुछ भी आप लिखे जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। तो मतलब ये ऐसे ही आगे बढ़े जा रहा है, आपको पता ही नहीं कि ये रिपीट कर रहा है कि टर्मिनेट, रिपीट तो कर नहीं रहा है और टर्मिनेट हो नहीं रहा है। तो इस तरह के जितने भी नंबर होंगे ये सभी क्या होंगे? इरेशनल नंबर। बोलिए, नंबर विच कैन नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इज डिफाइंड एज इरेशनल। एकदम छोटा सा डिफिनेशन, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, अपने मन में बोलिए ना, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इज डिफाइंड एज इरेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, द नंबर विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। देखिए अच्छा, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग का तब ना बात करेंगे जब डेसिमल में आएगा, तो वही चीज पूरा डिफिनेशन ये है कि जब उसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा तो आर एक्सप्रेसेबल एज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। मतलब नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट होना चाहिए और ना ही रिपीट होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा तो उस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। जो नंबर ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा, उस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। आगे बढ़िए, कुछ बातें करते हैं पाई को लेकर, बहुत कंफ्यूजन रहता है। पाई क्या है? अगर आपसे ये सिंबल देकर कोई पूछे कि पाई क्या है, एकदम ध्यान में बैठा लीजिएगा। अगर पाई कोई सिंबल देकर पूछे तो कहिएगा कि ये है इरेशनल नंबर। क्या कहिएगा? ये है इरेशनल नंबर। अगर कोई आपसे 22/7 देकर पूछे तो कहिएगा ये है रेशनल नंबर। और रेशनल में भी कौन सा? रिपीटिंग। रिपीटिंग रेशनल में भी कौन सा? रिपीटिंग रेशनल नंबर। तो अगर पाई सिंबल देकर पूछा तो कहिएगा कि भैया ये तो वैल्यू इसी के बराबर होता है। पाई जो होता है वो तो 22/7 के बराबर होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पाई इज इक्वल टू 22/7। तो आज से जान लीजिए, 9th में ही जान जाना चाहिए था। अगर जान रहे तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जान रहे तो जान लीजिए कि ये इसके बिल्कुल इक्वल नहीं होता है, अप्रॉक्स होता है। ये अप्रॉक्स इक्वल होता है। पाई इज इक्वल टू 22/7 ये अप्रॉक्स होता है, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं होता है। इसका जो वैल्यू होता है ना, एक बार गूगल करके देखिएगा, अगले क्लास में जब क्वेश्चन कराएंगे तो समय हम आपको दिखा देंगे। इसका जो वैल्यू होता है वो
732 ऐसे करके लगभग 63.4 ट्रिलियन तक जा चुका है। ट्रिलियन अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। 64.4 ट्रिलियन एक नया रिकॉर्ड ये बना है। आप इसको और आगे ले जा सकते हैं और ये आगे ऐसे ही जाएगा, उसका कोई अभी तक अंत नहीं मिला है, मतलब टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो इसलिए इस पाई को कहा जाता है कि पाई जो है ये रेशनल है। और रेशनल में कौन सा? रिपीटिंग 22/7। इसको कहा जाता है कि ये क्या है? इरेशनल नंबर। बोलिए कोई दिक्कत? इरेशनल नंबर क्या? नंबर विच कैन नाइदर बी टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। जब डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे तब तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या? जितना भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, √2, √3, √4 होगा? नहीं, √4 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना। √5, √6, √7, √8, √9 नहीं होगा। 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, √10। ऐसे ही आगे बढ़ते, कोई दिक्कत। नॉन परफेक्ट क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 6, कोई भी ले सकते हैं नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। अब यहां पर क्यूब रूट ऑफ 8 नहीं होगा, क्योंकि 8 किसका परफेक्ट क्यूब रूट है? 2 का। 2 × 2 × 2। तो जितना भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो सभी इरेशनल, जितना भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो सभी इरेशनल। इरेशनल क्या होता है? तो द नंबर विच कैन व्हेन वी एक्सप्रेस इन द डेसिमल एक्सप्रेशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ना ही टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ना ही रुक रहा है और ना ही अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो उस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको अगर ये डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ज्यादा फोकस इस पे कर लीजिएगा कि पाई क्या होता है। तो इरेशनल नंबर होता है, जबकि 22/7 क्या होता है? रेशनल होता है। रेशनल में कौन सा? रिपीटिंग। आपसे कहीं पर भी पूछा जा सकता है, जनरल सवाल बन जाता है, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। चलिए अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो अगर इरेशनल आपको समझ में आ गया तो देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल में बात किए कि √2 जो है इरेशनल है, √3 जो है इरेशनल है और √5 जो है इरेशनल है। आपका सिलेबस कहता है कि दूसरा टॉपिक में आपको यही पढ़ना है, तो प्रूफ करिए ना कि √2 इरेशनल है, प्रूफ करिए ना कि √3 इरेशनल है, आप प्रूफ करिए ना कि √5 इरेशनल। बस 3 का, बाकी सबका नहीं, बस 3 का कहता है कि प्रूफ करके दिखाइए। तब आपके सिलेबस से यही क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, 2 से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। प्रूफ √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए उसको बात करते हैं, उसको एकदम समझ लेना है, क्योंकि ये बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा। जब तक अब ये क्लास 10 आपका चल देगा तब तक इसको प्रूफ आपको करते रहना पड़ेगा, बोर्ड तक करते रहना पड़ेगा, इसको सीखिएगा। चलिए आइए देखिए, सबसे पहला जो आपके सामने सवाल है वो सवाल ये है कि प्रूफ √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसका हम लोग बात करेंगे, ये हम आपके लिए रखे हैं कि आप देख लीजिएगा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। एकदम सिंपल सा हम प्रूफ आपको करा रहे हैं, बस उसको देखते जाइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं, बाकी आपके लिए ये टास्क रहेगा कि √3 और √5 को करेगा। हम बता भी देंगे कि क्या तरीका क्या है करने का। सबसे पहले इसको इरेशनल प्रूफ करना है ना, इसको मान लीजिए कि ये रेशनल है, तो रेशनल है तो रेशनल का जो जो प्रॉपर्टी होता है इसको फॉलो करना चाहिए, या फिर जो आप लेट इसके लिए करिएगा, जो कंडीशन मानिएगा वो इसको फॉलो करना चाहिए। अगर वो फॉलो नहीं करता है तो फिर हम जो उसको माने हैं वो है नहीं। हम मान लिए कि आप लोग बहुत या किसी को मान लिए कि ये बहुत अच्छे लड़के हैं, हमारे मान लेने से नहीं ना होगा, कहीं ना कहीं जो अच्छे बच्चों का गुण होता है उनमें होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो जब हमारे साथ रहने लगेंगे हम कहेंगे अच्छा है, ठीक है, ऐसा चलते रहो, फिर कुछ वैसा होगा कि हमको लगना चाहिए कि अच्छे बच्चे में ये होना चाहिए, कुछ नहीं, उसी दिन इसको कहेंगे ना हम गलत माने थे, हमारा वहां कॉन्ट्रेडिक्शन होगा और हम बोल देंगे कि ना हम जो माने थे वो गलत माने थे, ये जो बच्चा है वो जो हम माने थे वो ऐसा नहीं है। तो वैसे ये इसको अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो इसका उल्टा मानिए ना, इसका उल्टा मानिए।
बात समझ में आ रहा है? तो जब इसका उल्टा मानिएगा तो क्या मानिएगा, जब इरेशनल है तो लेट √3 इज एन रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है व्हिच कैन बी represented in the form of P by Q। आपको ये पहले से पता होगा कि रेशनल नंबर का 3 कंडीशन होता है कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो वो P by Q के फॉर्म में होना चाहिए, P और Q इंटीजर होना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट है तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, क्लास 9th का चैप्टर 1 का पहला दूसरा लेक्चर बस देख लीजिएगा, पूरा नंबर सिस्टम का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इंटीजर का क्या सिंबल होता है, इंटीजर किस टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। ऐसे तो हम इस वीडियो के पिछला 2 लेक्चर में भी बात किए हैं कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर ये सब क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो आप वो सब लेक्चर अगर एक बार देख लेते हैं तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी तरह तैयार हो जाएगा। तो जैसे देखिए, अब इसको हम लोग मान लिया कि रेशनल नंबर है। अब आप जानते हैं कि रेशनल नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको अगर इंटीजर का सिंबल पता है तो आप बिल्कुल कमेंट एक बार कर दीजिए कि इंटीजर का सिंबल क्या होता है। नहीं पता है तो एक बार जरूर पिछला वीडियो 9th क्लास का लेक्चर 1 देख लीजिएगा। तो इसके बाद तो अब बताइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम यही करना है, मान लेना है कि √3 जो है वो रेशनल नंबर है। आपको प्रूफ करना है इरेशनल, ठीक है, वो हम तो दिखाई दे रहा है, आप भी समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग मानेंगे क्या, मान लेंगे कि वो नंबर क्या है, रेशनल है। तो रेशनल तो P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। तो यहां पर दैट इंप्लाइज √3 बराबर P by, अब जब रेशनल नंबर है तो √3 P by Q के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर P and Q आर को प्राइम नंबर, इसीलिए हम बताए थे आपको पिछला लेक्चर में को प्राइम के बारे में। को प्राइम क्या होता है यहां भी सुन लीजिए, जिसका HCF वैसा नंबर को प्राइम का थोड़ा सा हम इधर साइड में आपके लिए बात कर दे रहे हैं फिर से। को प्राइम का मतलब होता है कि जिसका HCF वैसा 2 नंबर जिसका HCF 1 हो, वैसा 2 नंबर जिसका HCF क्या हो, 1 हो, या फिर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। आपके लिए ये काम हम कर दिए। अब आपको एग्जांपल दे देते हैं, जैसे 3 और 5 और कॉमन फैक्टर क्या होता है ये समझने का आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। जैसे 3 को डिवाइड करने वाला कौन कौन है, 1 और 3, 5 को डिवाइड करने वाला कौन कौन है, 1 और 5। 1 के अलावा कोई और नंबर हमको बता सकते हैं कि जो 3 और 5 दोनों को डिवाइड कर दे, बताइएगा कहां से, है ही नहीं तो नहीं बता सकते हैं। तो ये नंबर क्या हो गए, वो प्राइम नंबर हो गए 3 और 5, मतलब कि वो अपने एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इसीलिए यहां पर माना जाता है कि P और Q को प्राइम है, ताकि यहां पर आप लिख सके P और Q क्या है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। आप चाहे तो P और Q एक बार मान के आप फिर एक बार लिख सकते हैं कि √3 बराबर M by N, और M और N आर को प्राइम या M and N आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, जैसे 4/2 है तो 4/2 में अभी 2 जो है कॉमन फैक्टर है, ये 2 से दोनों कट जाएगा, 2 1 या 2 2 2 या 4। लेकिन अगर यही अब 2/1 हो गया तो 2 और 1 अब क्या हो गया, 1 के अलावा अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर हो जाएंगे। जैसे और एग्जांपल, जैसे 6/10, 6/10 में अभी कॉमन फैक्टर है क्या, अभी 2
2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब जब 3 और 5 हो गए तो अब कोई नंबर नहीं है कि जो इसको कट कर सके, डिवाइड कर सके, तो इसलिए अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 3 और 5 में। तो वैसे ही पी और क्यू को हम लोग मान लेते हैं, और पी और क्यू को क्या मान लेते हैं कि ये को प्राइम नंबर है, इसमें अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहीं से कहानी आपका शुरू हो जाता है। सबसे पहला चीज आप माने कि √3 जो है रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, पी और क्यू इंटीजर होगा और क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर? उसके अलावा आप मान लिए कि ये को प्राइम नंबर है। यही मेन पॉइंट, यही है मेन पॉइंट आपका, यही है। जब ये को प्राइम नंबर है तो इसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉमन फैक्टर दिखा दिए तो आप ये जितना लेट किए हैं ये सभी क्या हो जाएंगे, गलती हो जाएंगे। आपका टास्क यहीं से शुरू होता है कि अब इसका प्रूफ कर दीजिए कि पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर है, मतलब पी और क्यू को डिवाइड करने वाला कोई है, अभी धरती पे कोई है जो इनको डिवाइड कर सके, पी और क्यू दोनों को। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेगा तो √3 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, दैट इंप्लाइज √3 का स्क्वायर 3 बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। आगे बढ़िएगा तो क्यू स्क्वायर इधर है, इधर आएगा 3q स्क्वायर। देखिए अब कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन करते जाइए। इसके बाद जब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, और ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 3। अब बताइए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि 3 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और कितने बार में डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर बार में। यही मतलब हुआ। जैसे अगर हम यहां लिख दें कि 6/6 मत लिखिए, ऐसे लिखिए 9/3 बराबर 3। इसको अगर आप रीड आउट करिएगा तो क्या रीड आउट करिएगा कि 3 जो है 9 को डिवाइड कर रहा है कितने बार में, 3 बार में। तो 3 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कितने बार में, क्यू स्क्वायर बार में। तो यहां हम लिख सकते हैं, मतलब परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, यही ना। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट में कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय इससे 3 से। अब हमको ये बताइए कि जब पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो गया, क्या लिख दिए, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो जब 9 3 से डिविजिबल होगा तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 से नहीं डिविजिबल होगा। अगर 16 4 से डिवाइड होगा या फिर 16 2 से डिवाइड होगा तो क्या 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 16 अगर 4 से डिवाइड होगा तो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। 25 अगर 5 से डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो स्क्वायर है तो बिल्कुल होगा। तो वैसे अगर पी स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, बोलिए इस स्टेटमेंट में कोई दिक्कत, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। इसको आप कुछ मान लीजिए, ये मान लीजिए, एक क्वेश्चन। अब बताइए हमको कोई दिक्कत, ये समझ। अब बताइए कि अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो पी स्क्वायर डिविजिबल है तो पी क्यों नहीं होगा, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पर अब आगे का काम हम लोग बढ़ाते हैं। अगला स्टेप एक और काम आपको करना है कि यहाँ लेट करना पड़ेगा। अब तो पी को आप दिखा दिए, अगर अब यहाँ से अब टारगेट आपको ये होना चाहिए कि यहाँ पर पी का 3 जो है वो फैक्टर हो गया। अगर पी को 3 डिवाइड कर रहा है, इसके मतलब कि 3 जो हो गया वो पी का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अगर आप क्यू का भी 3 फैक्टर दिखा देते हैं तो 3 जो हो जाएगा पी और क्यू का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो लेट, अब पी तो प्रूफ हो गया है तो पी को तो अब लेट कर लेंगे, पी को कुछ लेट कर लेते हैं, पी बराबर 3c। पी बराबर क्या लेट करेंगे, 3c।
P को क्या लेट कर लेंगे 3 से, क्योंकि P तो प्रूफ हो गया है, तब उसको कुछ हटाइए, Q को अब हम लोग का काम है। अब आइए यहां से, मान लीजिए ये आपका इक्वेशन 1 था, फ्रॉम इक्वेशन 1 √3 बराबर P/Q। आगे बढ़ाइए तो क्या लिखिएगा, √3 बराबर P की जगह 3C बाई में Q। फिर से सेम काम आपको रिपीट कर देना है, मतलब कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर बराबर 3C का होल स्क्वायर बाई में Q स्क्वायर। अब आइए इसको थोड़ा सा इधर में लिखते हैं कि आपको ज्यादा दिखाई दे, एक साथ आप पूरा देख पाए। देखिए ये हो गया, तो क्या आया, √3 का स्क्वायर बराबर 3C का होल स्क्वायर बाई में Q स्क्वायर, यही ना स्क्वायरिंग करिएगा। तो अब आगे बढ़ाइए, √3 का स्क्वायर 3C का स्क्वायर तो 9C स्क्वायर बाई में Q स्क्वायर। आगे बढ़िए, Q स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में 3Q स्क्वायर बराबर 9C स्क्वायर। अब बताइए 3 से 3 बार में, मतलब कि Q स्क्वायर बराबर 3C स्क्वायर। इसका मतलब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में Q स्क्वायर बाई 3। आपके लिए बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, एकदम समझते चलिएगा। अगर कहीं पर भी डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बराबर C स्क्वायर। कोई हम बहुत ज्यादा हाई लेवल का मैथमेटिक्स यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा चीज कर रहे हैं। इसके मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा जैसे ये लिखा हुआ था ना, ये वैसे इसको लिखते हैं, C स्क्वायर बराबर। इसका मतलब अगर ये मतलब समझ, इसीलिए वैसा ही कर दी, इसको आप B मान लीजिए, अभी मान लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहां कहें आप कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, मतलब P स्क्वायर जो है 3 से डिविजिबल कितने बार में, Q स्क्वायर बार में। तो वैसे यहां भी तो कह सकते हैं कि Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 कितने बार में, C स्क्वायर बार में। तो लिख दीजिए स्टेटमेंट, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। तो जब P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो हम बोल सकते हैं Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अब ये पूरा मिला के और आप यहां पर बोल सकते हैं फ्रॉम A एंड B, A और B, A रहा यहां पे, A रहा यहां पे, अब B रहा यहां पे, B रहा यहां पे। A और B को आप मिला के कह सकते हैं कि P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर दैट इज 3, क्योंकि P भी 3 से डिविजिबल हो गया, Q भी 3 से डिविजिबल हो गया। तो फ्रॉम A एंड B, P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर that is 3 other than 1। अब यहां P और Q का आप कॉमन फैक्टर दिखा दिए, जबकि आप ऊपर में मान के आए हैं कि P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब को प्राइम मतलब नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहां आप लिख दिए कि P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर दैट इज 3 अदर देन 1 से अलग है।
इसका मतलब क्या हो गया कि P और Q के पास कॉमन फैक्टर हो गया, दैट कॉन्ट्रेडिक्ट बट दिस contradicts the facts P and Q have no common factor other than 1. Then contradiction arises by assuming root 3 is rational. Hence यहाँ तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, hence root 3 is irrational, क्योंकि जो आप माने थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। बोलिए इसमें कोई दिक्कत, आप जो माने थे वो बिल्कुल आपके एक पेज में है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या प्रूफ करके देखा कि रूट 3 जो है वो इरेशनल नंबर है। कैसे प्रूफ किए, तो पहले उसको रेशनल नंबर मान लिए, फिर उसको P by Q के फॉर्म में लिखे, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद उसको एक को प्राइम नंबर माने। को प्राइम नंबर जो मान लिया तो उसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, और हमारा एम हो गया था कि अगर इसका कॉमन फैक्टर हम दिखा देते हैं तो वो हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और हम प्रूफ कर पाएंगे। तो अगर आप एक बार और इसको पीछे करके स्किप करके देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि रूट 3 हो गया, रूट 2 और रूट 5 को बिल्कुल हम तो देखने नहीं जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि हमारी बातों को आप मानिएगा और रूट 2 रूट 5 को अपने से जरूर करके चेक करिएगा कि क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं। बस हिंट इतना है कि जहां जहां 3 इसमें दिखाई दे रहा है पूरे स्लाइड में, जहां जहां 3 दिखाई दे रहा है वहां 2 कर दीजिएगा रूट 2 के लिए, और जहां जहां 3 दिखाई दे रहा है वहां 5 कर दीजिएगा रूट 5 के लिए, आपका प्रूफ हो जाएगा। छोटा सा बात था, बस 3 को इरेज करके इसी में 5 लिख दीजिए ना। जितना 3 दिखाई दे रहा है क्वेश्चन से लेके आंसर तक 3 कहीं दिखाई दे रहा है, 3 नहीं होना चाहिए इस पूरे पेज में। 3 जहां दिखाई दे रहा है हटा दीजिए, 3 जहां जहां दिखाई दे रहा है, अब 3 है तो यहाँ 9 भी नहीं होगा, फिर यहाँ 2 होगा तो 4 होगा यहाँ, तो जितना 3 से रिलेटेड चीज है उसको हटाइए, बाकी आपका प्रूफ ऑटोमेटिक। ठीक है, 2 का वैसे कर लीजिएगा। तो इसके साथ आपका ये हुआ रूट 3 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, बोर्ड के लिए, इसको पक्का याद कर लीजिए, पक्का समझ लीजिए, पक्का दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे हो सके वैसे, अपना एक बड़ा भाई मानते हैं, इसको पक्का याद कर लीजिए। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन इस पर नहीं फंसे। चलिए हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब छोटा छोटा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, आपकी प्रैक्टिस के लिए हम रखे हैं। और क्वेश्चन ये है आपका कि शो करना है कि 4 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो देखिए ये सब के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बताना चाहेंगे, ये सब बहुत आसानी से हो जाता है, और नहीं तो आपके करने का बहुत सारे तरीके, आप जैसे हो सके वैसे कर सकते। सबसे छोटा वाला कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी रेशनल और इरेशनल का सम करिएगा तो वो हमेशा इरेशनल होता है, वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। रेशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्ट करिएगा तो वो हमेशा इरेशनल होता है। रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करिएगा तो हमेशा इरेशनल होता है, और रेशनल और इरेशनल का डिवाइड करिएगा तो वो हमेशा इरेशनल।
तो रेशनल और इरेशनल का जो सम होता है या डिफरेंस होता है या मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो वो इरेशनल हमेशा होता है। और ये कॉन्सेप्ट आप 9th में क्लियर हो गया होगा। तो एक बार यहाँ पे बस हम आपको याद दिलाए हैं कि इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। और वही जब दोनों इरेशनल रहता है तो रेशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकता है, और दोनों रेशनल रहता है तो रेशनल आता है। ये इस तरह की बातें हैं, लेकिन यहाँ हम लोग को बस इसका जरूरत है, बस इसका जरूरत है कि रेशनल इरेशनल के साथ कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो वो इरेशनल ही होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए इसी का हम लोग हेल्प लेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाइए कि 4-√3 जो है वो इरेशनल नंबर है। अगर 4-√3 इरेशनल नंबर है तो देखिए हम आपको इसी के हेल्प से बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर देखिएगा बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगर ये 4-√3 इरेशनल नंबर है तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले इसको क्या करिए कि इसको रेशनल मान लीजिए। क्या करिए? इसको रेशनल मान लीजिए। वही तो काम करना है। √2 को अगर इरेशनल प्रूफ करना था तो उसको आप रेशनल मान ले रहे थे। तो वैसे ही 4-3 अगर इरेशनल नंबर है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? रेशनल मान लेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका सीबीएसई का, तो 4 जो हो गया, आप पहले से पता है कि 4 जो है रेशनल होता है, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि 4 जो होता है वो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। और 4-√3 को आप क्या मान लिए हैं? इसको आप लेट किए हैं, इस चीज को आप लेट किए हैं। ये आपको पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब हमको ये बताइए कि जब 4 रेशनल है, 4-√3 को भी आप रेशनल मान लिए, तो 4-√3 को अगर आप घटाइएगा तो 4-4 प्लस √3, 4 कट गया, √3 आ गया। अब बताइए कि डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है? डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर तो रेशनल ना होगा जी। डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर क्या होगा? रेशनल होगा। तो रेशनल का डिफरेंस तो रेशनल होता है। वो इरेशनल तो तब ना आता है जब एगो रेशनल है एगो इरेशनल रहता तब। तो वही कंसेप्ट हम लोग का वहां से हम लोग यूज कर सकते हैं कि जब केवल √3 बच रहा है, इसका सब्ट्रैक्ट करने पर केवल √3 बच रहा है यहाँ पे, तो डिफरेंस ऑफ रेशनल तो रेशनल होना चाहिए था। जबकि आपका √3 जो हो गया इसके हिसाब से ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से √3 क्या हो गया? रेशनल हो गया। तो जब √3 रेशनल हो गया तो यहाँ पर कॉन्ट्रेडिक्ट फैक्ट हो गया कि आपका √3 जो होता है आपको पहले से पता है कि इरेशनल होता है, तो आपका कॉन्ट्रेडिक्शन यहाँ पर एज्यूमिंग क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा और हेंस 4-√3 इज इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत नहीं। इसको करने के और तरीके हैं आपके पास, इसको करने के और तरीके हैं। देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रेशनल इरेशनल रहेगा तब ना इरेशनल आना चाहिए। तो वही अगर 4 रेशनल है वो तो पहले से पता, इसका मतलब कि ये भी 4-√3 भी क्या होना चाहिए? इरेशनल होना चाहिए, तब जाके रिजल्ट आपका इरेशनल मिल सकता है। बाकी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि रेशनल प्लस रेशनल बराबर रेशनल ऑलवेज, रेशनल माइनस रेशनल बराबर रेशनल ऑलवेज होगा, रेशनल इंटू रेशनल बराबर रेशनल, और रेशनल डिवाइडेड बाई रेशनल बराबर रेशनल। ये हमेशा होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का आप इस्तेमाल करिएगा। तो ये बस स्टेटमेंट लिखते जाना है। इसके अलावा इसको प्रूफ करने का, जैसे 4-√3 को इरेशनल प्रूफ करना है तो उसको आप लेट कर सकते हैं रेशनल, और उसको 4-√3 बराबर p/q कर सकते हैं। और यहां से ये करिएगा लेट 4-√3 इज रेशनल नंबर, इसको रेशनल मानिएगा। तो रेशनल है तो p/q के फॉर्म में होगा। फिर वही स्टेटमेंट जो √2 √3 में लिखते हैं। फिर ये जब ऐसे हो गया तो -√3 बराबर, ये 4 इधर प्लस में है उधर आएगा माइनस में, 4/q -4, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो √3 बराबर
-√3 अभी लिखिए, ये q इधर डिवाइड में, और ये क्या हो गया p माइनस 4q। अब आगे बढ़ेंगे, ये सेकंड मेथड है आपके लिए, वो फर्स्ट मेथड था जो अभी हम आपको पेज पर दिखाए, वो फर्स्ट मेथड था कि वो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप प्रूफ कर सकते हैं कि रेशनल का सम ये होता है, अपने से 4 मान लिए थे उसको कैंसिल आउट करने के लिए ही 4 मान थे। इसके बाद ये तरीका भी है, उसको रेशनल मान लीजिए, उसको p बाई क्यू के बराबर कर लीजिए, बराबर 4 कर लीजिए, ये 4 इधर सब्ट्रैक्ट में चला गया, ये तो √3 बराबर हो गया 4q माइनस p बाई क्यू। अब हमको ये बताइए कि अगर p और q यहाँ पर p एंड q इंटीजर है तो 4 से उसे मल्टीप्लाई कर देने पर भी वो इंटीजर रहेगा, और वो डिवाइड भी हो जाएगा तो इंटीजर है। तो ये जो होगा 4q माइनस p, ये भी इंटीजर और q भी इंटीजर। तो अब बताइए कि ये जब p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया तो ये पूरा क्या हो गया, 4q माइनस p बाई क्यू जो हो गया, ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। तो जब ये रेशनल नंबर हो गया तो रेशनल हमेशा रेशनल के न बराबर होगा, और ये रेशनल है, आपको ये √3 पहले से पता है कि इरेशनल है, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया, और यहाँ पर आपका फिर से वही आवर एजम्पशन इज रॉन्ग लिखकर आप स्टेटमेंट को खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करा नहीं रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए टास्क रहेगा। ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये नहीं, ये वाला हम करा देते हैं आपको। आप ये वाला क्वेश्चन अपने से ट्राई बिल्कुल करिएगा। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, तो इसमें एक बार डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, एक बार डिफरेंस वाला और एक बार प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा दोनों, क्योंकि दो डिफरेंस जो होता है रेशनल का वो रेशनल होता है, प्रोडक्ट जो होता है रेशनल होता है, और ये रिजल्ट जो बचेगा वो √2 बचेगा, तो उसे अब √2 क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, जबकि आपका यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर होता है। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि 3 + 5√2 इज एन इरेशनल। आपका एजम्पशन गलती हो गया, नहीं तो इसको भी फिर से वही तरीका है कि 3 + 5√2 बराबर p बाई क्यू करिए, फिर इसको लेट करिए, लेट 3 + 5√2 बराबर इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मानकर इसको p बाई क्यू के बराबर करिए, और 5√2 बराबर p बाई क्यू माइनस 3, और ये 5 इधर मल्टीप्लाइंग उधर जाएगा डिवाइड में, तो √2 बराबर q p माइनस 3q बाई 5, तो √2 बराबर p माइनस 3q बाई 5q। जब यहाँ पर p और q इंटीजर है तो ये पूरा इंटीजर ही होगा, और ये क्या होगा, ये पूरा हम आपको बस हिंट कर रहे हैं कि ये क्या होगा, तो ये होगा आपका रेशनल, और कभी भी एक रेशनल एक इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी आपका कॉन्ट्रडिक्शन होगा, और √2 जो हो जाएगा वो इरेशनल नंबर है, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, इरेशनल। फिर से वही स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, हम कहें ना उसमें फिर से आपको टाइम वेस्ट कराएं, आप उसको अपने से प्रैक्टिस करिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन से पहले एक ये क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। इसमें क्या है कि राइट अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में कोई भी एक रेशनल नंबर आपको बताना है। तो अब बताइए √2 का वैल्यू कितना होता है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, और √2 का वैल्यू कितना होता है आपको पता होगा 1.414, ऐसे ही आगे बढ़ते, ये रुकेगा नहीं, नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग, क्योंकि इरेशनल नंबर है ना। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, आगे तो कैसे बढ़ता जाएगा, नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग। अब बताइए 1.4 और 1.7, आगे का तो बातें छोड़ दीजिए, कुछ बीच में आता है, क्या आता है बताइए ना, कौन को बताना है, ए को बताना ही है, तो 1.5 ले लीजिए ना, तो 1.5 जब हो गया तो पॉइंट हटेगा नीचे में 10, 15/10, तो 15/10 हो गया। 1.6 ले लीजिए ना, 16/10 हो गया। ये सब जितने हैं ये इसके बीच का रेशनल नंबर है, तो ये था आपका इसका आंसर। तो हम लोग अगले लेक्चर में, अगले क्लास में हम लोग अगले चीज का बात करेंगे, अगले टॉपिक का बात करेंगे, और इसके साथ ही हम अगला लेक्चर में आपको पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कराएंगे, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन इसमें लेकर आएंगे। जो जो क्वेश्चन हमको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, छूट गया है, या फिर हम ज्यादातर क्वेश्चन तो करा ही दिए हैं,
उसके अलावा जो लगेगा कि अभी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए, उस क्वेश्चन को हम बिल्कुल लेकर आएंगे। आप उसको एक और लेक्चर हम लोग का लगेगा और लेक्चर 4 में हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका हमारे साथ सबसे पहले थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो हम लोग फिर से अगले लेक्चर में जुड़ेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय 1 घंटा हमको दिया और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपका इरेशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, आपके बोर्ड से जुड़े क्वेश्चन को कराने में बिल्कुल मतलब सफल रहे होंगे। और आपका ये कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही।